करेंगे वाटर पोल्यूशन की। वाटर पोल्यूशन क्या होती है? इसमें वाटर पोल्यूशन में कंटेमिनेशन होती है ऑफ वाटर बॉडीज़, यानी कि इंसान वाटर बॉडीज़ कौन सी होती हैं? वाटर बॉडीज़ लेक्स होगी, ठीक है ना, रिवर्स होगी, ओशंस हो गए और ग्राउंड वाटर हो गए। लेक्स, रिवर्स, ओशंस और ग्राउंड वाटर, ये क्या होती हैं? वाटर बॉडीज़ होती हैं, इनमें पानी मौजूद होता है। कंटेमिनेशन आलूदगी का सबब बनते हैं। ये जो उनसे वाटर पोल्यूशन होती है, वाटर पोल्यूशन का मतलब क्या है कि जब वाटर बॉडीज़ के अंदर आलूदगी पैदा होनी शुरू हो जाए, जब लेक्स, रिवर्स, ओशंस और ग्राउंड वाटर के अंदर एफ्लुएंट्स आ जाएं, फुजला आ जाए, इंडस्ट्रियल वेस्ट आ जाए, कुछ भी आ जाए इन चार चीज़ों में, तो आप समझ लें कि वहाँ वो जो उनसा पानी है वो अब आलूदा हो चुका है, वो वाटर पोल्यूशन क्रिएट करेगा। अब वाटर पोल्यूशन जो उनसे होती है वो पोल्यूटेंट्स डिस्चार्ज्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनटू वाटर बॉडीज़। पोल्यूटेंट्स जो उनसे होते हैं वो डिस्चार्ज हो जाते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी कि वाटर पोल्यूशन में होते हैं क्या है कि जो उनसे पोल्यूटेंट्स होते हैं, पोल्यूटेंट्स जो पोल्यूशन को क्रिएट करने का सबब बनते हैं, वो जो उनसे पोल्यूटेंट्स होते हैं जब वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं डायरेक्टली तौर पर, यानी कि आपने डायरेक्ट हाथों से डाल दिए हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट आपने कोई जहरीला मुरक्कब पकड़ा हुआ था हाथ में, मिसाल के तौर पर प्लास्टिक मटेरियल था, आपने डायरेक्ट अपने हाथों से उस रिवर के अंदर डाल दिया है कि जहाँ पर मछलियाँ रहती हैं, तो ये डायरेक्टली हो गई वाटर पोल्यूशन क्रिएट। और इनडायरेक्टली का मतलब क्या है कि जब फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो उनसा इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो इनडायरेक्टली तौर पर पानी में दाखिल हो जाए नालियों के ज़रिए, ठीक है ना, ज़मीन के अंदर मौजूद नालियों के ज़रिए, या फिर खुद ही होता वो जो सा वेस्ट है वो आबी आलूदगी, यानी कि जहाँ पर मछलियाँ रहती हैं वहाँ तक चला जाए इनडायरेक्टली तौर पर, ठीक है ना, इनडायरेक्टली तौर पर, यानी कि सीधा नहीं गया, ज़मीन से होकर गया, कुछ फासला जो सा उसने कवर किया है, उस कवरिंग एरिया में ज़मीन का कुछ इलाका शामिल था, वो ज़मीन से होता आखिरकार आबी जानवरों के पास पहुंच चुका है, और अब वो पोल्यूशंस का सबब बनेगा। वो जो सा पोल्यूटेंट चला गया है इंडस्ट्रीज़ के थ्रू वाटर में इन इनडायरेक्ट वे ऑफ मैनर, अब हम इसे कहेंगे ये पोल्यूटेंट है। अब उसके बाद इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो उनसे होते हैं वो इंस्टॉल्ड टू प्रोड्यूस डिज़ायर्ड सब्सटेंसेस। इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो उनसे होते हैं वो मुख्तलिफ सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करने के लिए बनाए जाते हैं, यानी कि इंडस्ट्रियल इंस्टॉल्ड टू क्यों बनाए जाते हैं इंडस्ट्रियल यूनिट्स? जो उनसी फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं वो इसलिए बनाई जाती हैं ताकि जो उनसी डिज़ायर्ड सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंस जो हमारे लिए ज़रूरी हैं वो बनाए जाए। मिसाल को केमिकल्स, ठीक है ना, केमिकल्स, कपड़े, चमड़े और चमड़े के जूते वगैरह, और गुड्स, अशिया, पेपर, कागज़, प्लास्टिक मटेरियल्स और पेट्रोकेमिकल्स ऐसे केमिकल्स होते हैं कि जो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, ये दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नेचुरल गैस मीथेन गैस होती है, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, इन दो से बनने वाला कोई सा भी केमिकल होगा वो पेट्रोकेमिकल होगा। पेट्रोकेमिकल एंड रबर आइटम्स, रबर आइटम्स से बनी हो, रबर आइटम्स जो सी होंगी वो भी बनी होती हैं, रबर आइटम्स यानी कि रबर की बनी हुई चीज़ें, ठीक है ना, वो भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स में बनते हैं। टू इम्प्रूव द नीड ऑफ सोसाइटी, यानी कि इन सोसाइटी की जो उनसी नीड है उसको बेहतर बनाने के लिए जो उनसे इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो ये सारी की सारी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं ताकि हमारी सोसाइटी है उसको कवर किया जा सके, उसकी ज़रूरियात को कवर किया जा सके। अब उसके बाद आ गया जो उनसे इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो डिस्चार्ज करते हैं अपना वेस्ट केमिकल्स एंड सॉलिड मटेरियल जो उनसा है, जो उनसा भी आता है, ये जो उनसा इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो डिस्चार्ज करते हैं अपना वेस्ट डिस्चार्ज करते हैं। केमिकल्स एंड सॉलिड मटेरियल, केमिकल्स और सॉलिड मटेरियल जो उनसा है, केमिकल्स भी डिस्चार्ज करते हैं और सॉलिड मटेरियल भी डिस्चार्ज करते हैं। केमिकल्स भी डिस्चार्ज कर दिया और केमिकल्स भी डिस्चार्ज कर दिया। यहाँ पर इंडस्ट्रियल यूनिट्स है ना, इंडस्ट्रियल यूनिट्स में जब ये चीज़ें बन जाती हैं, इन चीज़ों के बनने के बाद जो उनसी वेस्ट निकलती है इंडस्ट्रीज़ में वो केमिकल्स की सूरत में होती है और सॉलिड मटेरियल की सूरत में होती है। ये दो चीज़ें वेस्ट की सूरत में निकलती हैं इंडस्ट्रीज़ में से। अब वो जो उनसी सूरत में निकली हैं वो ओपन ग्राउंड, खुली ज़मीन में जाएंगी और पानी की नालियों, वाटर चैनल्स में जाएंगी। अब क्या होगा कि वहाँ से होते होते ये इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, ये जो उनसे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट जो उनसा फैक्ट्रियों का फुजला है, फैक्ट्रियों का फुजला,
फैक्ट्रियों के फुजला ये जो उनसे केमिकल्स एंड सॉलिड वे मटेरियल की सूरत में फैक्ट्रियों में से निकला है, फैक्ट्रियों में से निकला है। इस एफ्लुएंट, इस पोल्यूटेंट्स में, ये पोल्यूटेंट्स ये सारे में लिखे हुए हैं। टॉक्सिक ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाते हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट्स आ जाते हैं, हैवी मेटल्स आ जाते हैं, मिनरल एसिड आ जाते हैं, ऑयल आ जाता है, ऑयल आ जाता है, और फिर उसके बाद ग्रीजेज आ जाते हैं। टॉक्सिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको पता है, पीछे हमने बड़ी तफसील से पढ़े हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो उनसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑर्गेनिक कंपाउंड यार, हाइड्रोकार्बन्स जो हाइड्रोजन और कार्बन पर मुश्तमिल एलिमेंट्स पर मुश्तमिल कंपाउंड्स होते हैं, हम उसे कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक साल्ट्स में आ जाते हैं। इनऑर्गेनिक साल्ट्स क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन, अमोनियम आयन, आयोडाइड आयन, ये सारे के सारे क्या हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट्स हैं। इनऑर्गेनिक साल्ट, सोडियम क्लोराइड साल्ट है, पोटाशियम क्लोराइड साल्ट है, सोडियम सल्फेट साल्ट है, सोडियम नाइट्रेट साल्ट है। इसी तरीके से ऐसे करके साल्ट्स, यानी कि ये जो उनसे हैं, ये क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट, अमोनियम, आयोडाइड, इनके साथ अगर कोई सा भी, ये सारी के सारी नॉन मेटल्स हैं, अगर इनके साथ कोई सा भी मेटल आ जाए ना तो समझ लेना वो साल्ट है। फॉर एग्जांपल ये आयोडाइड के साथ सोडियम आ जाता है तो सोडियम आयोडाइड एक साल्ट है, ठीक है ना। ये क्या है, ये भी एक नॉन मेटल अमोनियम, इसके साथ अगर अब अमोनियम के साथ नाइट्रेट आ जाता है, अमोनियम के साथ नाइट्रेट कह रहा हूँ, अगर ये नाइट्रेट के साथ सोडियम आ जाता है तो सोडियम नाइट्रेट एक साल्ट बन जाएगा। मेटल प्लस नॉन मेटल, ठीक है ना। मेटल प्लस नॉन मेटल जब आ जाए ना तो वो क्या बन जाएगा, वो इनऑर्गेनिक साल्ट बन जाएगा। जब मेटल आ जाए और प्लस नॉन मेटल आ जाए, मेटल प्लस नॉन मेटल, वो साल्ट बन जाएगा। फिर इसी तरीके से हैवी मेटल्स, हैवी मेटल्स कौन सी मेटल्स होती हैं, ऐसी मेटल्स जो जहरीली होती हैं, जोन सी जहरीली होती हैं, ये मैंने लिखा हुआ है नीचे कि मेटलॉइड्स होते हैं। मेटलॉइड्स जर्मीनियम, बोरॉन, आर्सेनिक, ठीक है, ये सारी की सारी जहरीली मेटल्स हैं। ऐसी मेटल्स के जिनकी डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है पानी से, और ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान वाली खसूसियात रखती हैं अपने अंदर मेटलॉइड, ठीक है ना। ये जो उनसी हैवी मेटल्स होती हैं, इनमें आते हैं मेटलॉइड्स आते हैं, और इनकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा होती है, पानी से ज़्यादा होती हैं, और ये जहरीली भी होती हैं, ये जहरीली भी होती हैं। पानी जो उनसा होता है, जब बारिश का पानी आता है, जब ये हैवी मेटल्स को अपने साथ बहा कर ले जाते हैं, फॉर एग्जांपल आर्सेनिक को बहा कर ले जाता है, तो ये आर्सेनिक क्या करता है, ये मछलियों के गिल्स को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से उनको सांस लेने में तकलीफ़ होती है। आर्सेनिक, एलुमिनियम को बहा कर ले जाता है, एलुमिनियम भी एक मेटलॉइड है, उसको भी बहा कर ले जाएगा तो फिर वो मछलियों के गिल्स पे जाके अटक जाएगा, उनसे मछलियों के गिल्स को बंद कर देगा, जाम कर देगा, जिसकी वजह से वो मर सकती हैं। यानी कि ये जो उनसे बहुत बड़ा ख़तरा है मेटलॉइड्स से। मेटलॉइड्स सारी की सारी क्या हैं, जो प्रॉपर्टीज़ रखती हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान वाली, ये सारी की सारी क्या हैं, हैवी मेटल्स हैं। इनमें आर्सेनिक एक जहरीली मेटल है, आर्सेनिक एक जहरीली मेटल है। इसकी डेंसिटी सारी की सारी हैवी मेटल्स की वो ज़्यादा होती है पानी से, इसलिए पानी के अंदर चली जाती है। पानी की डेंसिटी से, पानी की डेंसिटी इनसे ज़्यादा है ना, डेंसिटी इनकी हैवी मेटल्स की ज़्यादा, इसलिए पानी के नीचे, पानी के ऊपर नहीं तैरेंगी, पानी के नीचे जाएंगी। पानी के नीचे जाने के बाद ये अपना काम दिखाएंगी, हाँ, आबी जानवरों के गिल्स को ब्लॉक कर देंगी और फिर उन्हें मार कर अपना काम पूरा कर देंगी। मिनरल एसिड्स, ठीक है ना, मिनरल एसिड्स की बात, कि मिनरल एसिड्स कौन से एसिड्स होते हैं, मिनरल एसिड्स भी हो गए, ठीक है ना, मिनरल एसिड्स भी हैं। और फिर इसी तरीके से ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, ग्रीसेस यानी कि ग्रीस ऑयल वगैरह, ठीक ना। ये सारे के सारे क्या हैं, वेस्ट्स हैं, जो किस में से निकलते हैं, फैक्ट्रियों में से। ये जो उनसे मिनरल एसिड्स होते हैं, ये जब पानी में जाते हैं ना, जब मिनरल एसिड्स जो उनसे ये पानी में जाते हैं, तो पानी में एसिड है ना, हमको पता है कि जो उनसा एसिड है वो जब पानी में जाता है तो कौन सा आयन देता है, H+ आयन। इसी तरीके से जो उनसे मिनरल एसिड्स हैं, जब वो पानी में जाते हैं तो जब वो डिसोसिएट होते हैं पानी के अंदर तो वो H+ आयन देते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, ये हाईली सोल्यूबल इन वाटर। जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये कम सोल्यूबल होते हैं। जब ये पानी में सोल्यूबल हो जाते हैं मिनरल एसिड्स, तो ये अपना काम शुरू कर देते हैं, ये आबी जानवरों को मारना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से ऑयल है, ग्रीसेस हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये ऑर्गेनिक, ये सारे के सारे क्या हैं, ये वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं,
ठीक है। अब आगे बात करते हैं वाटर जो सा होता है ये क्लीनिंग एजेंट यूज़ होता है, क्लीनिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। वाटर जो सा होता है ये क्लीनिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। डिस्चार्ज फ्रॉम इंडस्ट्री, जो कि इंडस्ट्री में जो सा पानी इस्तेमाल हो रहा है, पानी, ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो सा वाटर है वो क्लीनिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है इंडस्ट्री। क्लीनिंग एजेंट कौन सा एजेंट होता है कि जिसको हम सफाई के लिए इस्तेमाल करें। जब किसी चीज़ में बदबू आ रही हो, जब किसी चीज़ में नापाकी हालत में मौजूद हो, बदबू आ रही हो, या फिर उसके ऊपर कुछ छोटे छोटे से मुक्काबात लगे हों, तो उसको साफ़ करने के लिए जो सी चीज़ होती है, आप कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को साफ़ करने के लिए जो सी इस चीज़ इस्तेमाल होती है वो क्या होती है, क्लीनिंग एजेंट। ये पानी जो सा है क्लीनिंग एजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। इसलिए जब पानी क्लीनिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, वो जो सी चीज़ है वहाँ से इसने कुछ पोल्यूटेंट्स निकाल दिए हैं। जहाँ पर इसका पानी का इस्तेमाल हुआ है वो क्लीन करने वाली जगह, कि जौन सी चीज़ पर हमने पानी को क्लीनिंग एजेंट एज अ क्लीनिंग एजेंट इस्तेमाल किया है, तो वो जो सी चीज़ है उसमें से मुरक्कबात पोल्यूटेंट्स जज़ब कर लेगा। जैसे पोल्यूटेंट्स वाटर जज़ब कर लेगा तो वो यूज्ड वाटर बन जाएगा। वो जो यूज्ड वाटर होगा वो इंडस्ट्रीज़ से बाहर निकल जाएगा। ये डिस्चार्ज फ्रॉम इंडस्ट्रीज़, वो इंडस्ट्री से बाहर निकल गया तो वो रखेगा अपने अंदर कंटेन ऑल काइंड्स ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स, यानी कि अपने अंदर बहुत ज़्यादा जहरीले केमिकल्स भी रखेगा और डिटर्जेंट्स भी रखेगा। आपको पता है कि डिटर्जेंट्स जो उनसे होते हैं वो भी ख़तरनाक होते हैं हमारी सेहत के लिए। वो अपने अंदर केमिकल्स भी रखेगा और डिटर्जेंट्स भी रखेगा, यूज्ड वाटर। और केमिकल्स और डिटर्जेंट्स जब ये आबी जानवरों के जिस्मों के अंदर जाएंगे तो वो मर सकते हैं। अब एफ्लुएंट्स, फुजला और यूज्ड वाटर। फुजला, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स और यूज्ड वाटर जो सा है ये जब लेक्स, स्ट्रीम्स, ओशंस और रिवर्स में जाते हैं, ठीक है ना, यूज्ड वाटर जब डिज़ोल्व हो जाता है इन वाटर बॉडीज़ के अंदर या फिर सस्पेंड हो जाता है इन वाटर बॉडीज़ के अंदर, सस्पेंड हो जाता है या फिर डिज़ोल्व हो जाता है, तो फिर उसके बाद वाटर पोल्यूशन क्रिएट होना शुरू हो जाती है। इस दौरान जो उनसे नुकसान होते हैं वो ये होते हैं कि डिस्ट्रॉय क्वालिटी ऑफ H2O, यानी कि पानी की क्वालिटी जो उनसी होगी वो बेहतर नहीं रहेगी, यानी कि pH लेवल जो उनसा है वो नीचे चला जाएगा। pH लेवल नीचे जाने का मतलब क्या है, वो पानी एसिडिक हो सकता है, एसिडिक हो सकता है वो पानी, ठीक है ना, एसिडिक पानी हो सकता है। अगर वो pH लेवल उसका नीचे चला जाएगा, नीचे 6 से लेकर 1 तक अगर नीचे जाता जाएगा pH लेवल, तो आप कह सकते हैं कि वो पानी एसिडिक, मोर एसिडिक, जैसे जैसे नंबर गिरता जाएगा pH स्केल का, आप समझ लेना कि वो एसिडिक नेचर गेन कर रहा है, वो पानी एसिडिक नेचर गेन कर रहा है, ठीक है ना, या वो क्वालिटी उसकी ख़राब हो जाएगी। पानी की क्वालिटी, पानी जो सा होता है उसकी pH लेवल होनी चाहिए 5.6 से लेकर 6, लेकिन अगर उससे नीचे चली गई तो वो एसिडिक हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि जो सी ऑक्सीजन होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। एक्वेटिक लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, यानी कि अब जब उसकी pH लेवल, जब ये जो से फुजले वगैरह हैं, ये जब इंडस्ट्रियल वेस्ट हो जाएंगे वो ऑक्सीजन के अंदर चले जाएंगे, ऑक्सीजन जो सी होगी ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, पानी में से ऑक्सीजन कम हो जाएगी। जब पानी में से ऑक्सीजन रिड्यूस हो गई है, जब डिज़ोल्व ऑक्सीजन, जब H2O के अंदर जो सा ऑक्सीजन का कंपाउंड, ऑक्सीजन का एलिमेंट था वो कम होना शुरू हो गया है, तो H2O, तो ऑक्सीजन की फराहमी एक्वेटिक लाइफ को आएगी ही नहीं। जब वो एक्वेटिक लाइफ को ऑक्सीजन की फराहमी नहीं आएगी तो वो ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गया, वाटर पोल्यूशन। अगर अब ये समझ आ गया हो टॉपिक तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।